कहानी की शुरुआत में हमें न्यूक्लियर वॉर के बाद की दुनिया दिखाई जाती है, जो पूरी तरह से बंजर बन चुकी है। यहाँ लोगों के पास ना खाना बचा है और ना ही पीने के लिए पानी, जिस वजह से इंसान इंसान के ही दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन इस उजड़ी हुई दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ हरियाली मौजूद है, जिसे हरी घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पेड़ पौधों की हरियाली है और पीने का साफ पानी है। इसी जन्नत जैसी जगह पर हमारी नन्ही फ्यूरियोसा अपनी एक सहेली के साथ पेड़ से आड़ू तोड़ रही होती है कि तभी अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। अपनी सहेली के बार बार मना करने के बावजूद फ्यूरियोसा सच्चाई का पता लगाने के लिए आगे बढ़ती है और वहाँ उसे मोटरसाइकिल पर आए कुछ खतरनाक डाकुओं का गैंग दिखाई देता है। अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूरियोसा चुपके से एक बाइक की गैस पाइप काट देती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी बाइक की पाइप काटने जाती है, टो जैम नाम का एक खूंखार डाकू उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। फ्यूरियोसा बिना डरे तुरंत एक नुकीली चीज से उसके पैर पर वार करती है और अपने कबीले के लोगों को आगाह करने के लिए जोर जोर से सीटी बजाते हुए भागने लगती है। लेकिन अफसोस, वो दरिंदे उसका पीछा करते हैं और एक हंटर फेंककर उसे बेरहमी से अगवा कर लेते हैं। जब फ्यूरियोसा की माँ मैरी और उनके कबीले की जांबाज महिला लड़ाकों को इस बात का पता चलता है, तो वे तुरंत अपने घोड़ों पर सवार होकर उन बाइकर्स के पीछे निकल पड़ती हैं। मैरी अपनी बंदूक से एक बाइकर को दूर से ही ढेर कर देती है और नीचे गिरते ही अपनी तलवार से उसका काम तमाम करके उसकी मोटरसाइकिल छीन लेती है। आगे बढ़ने से पहले कबीले की लीडर मैरी को ढेर सारा बारूद देती है और याद दिलाती है कि हमारे घर का रास्ता जानने वाला एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए, वरना हमारी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मैरी उस बाइक को स्टार्ट करती है और तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ती है। वो थोड़ी ही दूरी पर एक और बाइकर को अपनी अचूक गोली का निशाना बनाती है। बचे हुए दो डाकू इस अचानक हुए हमले से घबराकर रुक जाते हैं और हालात को समझने की कोशिश करने लगते हैं। जब वे आपस में उलझे होते हैं तो उसके कैद में फ्यूरियोसा मौका पाकर अपने दांतों से बाइक की दूसरी गैस पाइप को भी काट देती है। जैसे ही उन डाकुओं को मैरी अपनी तरफ आती हुई दिखती है, वे फ्यूरियोसा को लेकर फिर से भाग खड़े होते हैं। मैरी इस मौके का फायदा उठाकर मारी गई बाइक के पेट्रोल को अपनी बाइक में डाल लेती है ताकि वो लंबे समय तक उनका पीछा कर सके। यह लुका छिपी का खेल पूरी रात चलता है और आखिरकार आधी रात को डाकुओं की एक बाइक का पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। वे दोनों आदमी आपस में लड़ने लगते हैं कि अब क्या किया जाए और इसी बहस का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा अपने हाथों की रस्सी को काटती है और अंधेरे रेगिस्तान में भाग निकलती है। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है। बाइकर गाड़ी से उसका पीछा करता है और उसे दोबारा दबोच लेता है। अगली सुबह होते होते मैरी पीछा करते हुए डाकुओं के मुख्य ठिकाने यानी उनके बहुत बड़े कैंप के पास पहुंच जाती है। वो अपनी बंदूक से एक और राइडर को मार गिराती है, जिसके बाद अब फ्यूरियोसा के साथ सिर्फ वही पहला डाकू टो जैम बचता है। टो जैम कैंप में पहुंचते ही अपने साथियों को चिल्लाकर बताता है कि उसे एक ऐसी जन्नत जैसी जगह मिली है जहां पानी और खाने की कोई कमी नहीं। जब वो फ्यूरियोसा को अपने सबसे बड़े आका के पास ले जाने की कोशिश करता है, तो फ्यूरियोसा पूरी ताकत से उछलती है और टो जैम का ही हथियार उसकी बाइक के पहिए में फंसा देती है, जिससे बाइक का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे के बाद टो जैम बुरी तरह जख्मी हो चुके टो जैम को इस पूरे गैंग के सबसे क्रूर और सन की लीडर वॉर्मर डिमेंटस के सामने पेश किया जाता है। डिमेंटस के सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है और गुस्से से लाल फ्यूरियोसा टो जैम को लात मारता ताकि वो उस जगह के बारे में न बता सके, जिसके बाद बाकी गुंडे उसे पकड़कर पीछे खींचते हैं। जिसके बाद डिमेंटस फ्यूरियोसा से उसके घर का पता पूछता है, लेकिन फ्यूरियोसा अपने घर का पता बताने से साफ इनकार कर देती है। इसलिए डिमेंटस एक शातिर चाल चलता है। वो उसे मारने के बजाय अपने पास रखने और प्यार से फुसलाकर उसका भरोसा जीतने का फैसला करता है ताकि वो खुद आगे चलकर उसे उसके घर का रास्ता बता दे। इसी दौरान कैंप के बाहर फ्यूरियोसा की माँ मैरी एक आने वाले भयानक रेतीले तूफान की आड़ में मरे हुए बाइकर के कपड़े और कवच पहनकर चुपके से कैंप के अंदर घुस जाती है और वो एक एक करके डिमेंटस के गुंडों को मौत के घाट उतारते हुए सीधे फ्यूरियोसा के तंबू तक पहुंच जाती। वहाँ वो एक और आदमी को मारती है, लेकिन फ्यूरियोसा की सफाई करने वाली एक लाचार महिला पर उसे तरस आ जाता है, जो रोते हुए कहती है कि वो भी एक माँ है और इन दरिंदों की शिकार है। लेकिन जैसे ही मैरी और फ्यूरियोसा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वो औरत गद्दारी करती है और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बता देती है। पूरे कैंप में हड़कंप मच जाता है। एक गार्ड मैरी पर गोली चलाता है, जिससे उसके पीछे रखा पेट्रोल टैंक में आग लग जाता है। उस वजह से मैरी के भी पीठ पर आग लग जाती है और मैरी को अपनी जान बचाने के लिए जलते हुए कपड़े उतार कर फेंकने पड़ते हैं। वे दोनों एक बाइक पर बैठकर जितनी तेजी से हो सके वहाँ से भागती है, लेकिन मैरी को पीछे से डिमेंटस और उसकी सैकड़ों गाड़ियों के आने की गड़गड़ाहट सुनाई दे जाती है। मैरी समझ जाती है कि दोनों का बचना नामुमकिन है। वो फ्यूरियोसा को बाइक से नीचे उतारती है, उसे अपने घर वापस जाने को कहती है और उसकी हथेली में आड़ू का वो बीज थमा देती है जिसे वो संभाल कर रखना चाहती है। इसके बाद मैरी अकेले उन दरिंदों का सामना करती है। वो एक राइडर को गिराती है, लेकिन जल्द ही डिमेंटस की पूरी फौज उसे चारों तरफ से घेर कर दबोच लेती है। अपनी माँ की चीखें सुनकर फ्यूरियोसा का दिल दहल जाता है और वो वापस भाग कर आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो पहाड़ों के पीछे छिपकर देखती है कि डिमेंटस के गुंडों ने उसकी माँ को एक क्रॉस जैसे ढांचे पर बेरहमी से टांग रखा है। वे मैरी
हैरी को तड़पाते हैं और उसके घर का पता पूछते हैं, लेकिन एक माँ अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों से गद्दारी नहीं करती। डिमेंटस मासूम फ्यूरियोसा को पकड़वाकर अपने सामने लाता है और उसे मजबूर करता है कि वो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। वो फ्यूरियोसा के चेहरे से गिरते हुए आंसुओं को छकता है और उसके सामने ही उसकी माँ को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। इस खौफनाक मंजर के बाद फ्यूरियोसा के दिल से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है खामोश और प्रतिशोध। कुछ समय बीत जाता है, फ्यूरियोसा को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके रखा जाता है और डिमेंटस उसे वो सब देखने पर मजबूर करता है जिसे उसके कबीले के लोग मनोरंजन कहते हैं। वे गुंडे आपस में जानवरों की तरह लड़ते हैं और जो जीतता है उसे एक खौफनाक खेल का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें कई बाइकों में बंधी जंजीरों से एक जिंदा इंसान के हाथ पैर बांधकर उसे बीच से फाड़ दिया जाता है। डिमेंटस फ्यूरियोसा को अपनी मरी हुई बेटियों का एक भालू वाला खिलौना देता है, लेकिन फ्यूरियोसा बिना एक शब्द बोले उसे फेंक देती है। अगले दिन जब वे रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे होते हैं तो गैंग का पढ़ा लिखा बुजुर्ग हिस्ट्री मैन फ्यूरियोसा से कहता है कि अगर वो उससे पढ़ना लिखना सीख ले तो वो डिमेंटस की नजरों में कीमती बन जाएगी और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन फ्यूरियोसा उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है, जैसे उसने हमेशा के लिए मौन व्रत धारण कर लिया हो। एक रात पिंजरे में बंद फ्यूरियोसा को सामान के बीच एक काली स्याही मिलती है। वो बिना कोई आवाज किए सुई से अपनी बाह पर अपने घर का एक स्टार मैप गोद लेती है ताकि वो कभी भी अपने घर का रास्ता न भूले। कुछ दिनों बाद डिमेंटस का यह पूरा कबीला रेगिस्तान में भटक रहा होता है कि अचानक उन्हें आसमान में लाल धुएं का एक गुब्बार दिखाई देता है। वे जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें इमोर्टन जो का एक घायल वॉर बॉय मिलता है। इमोर्टन जो इस बंजर दुनिया का सबसे शक्तिशाली और डरावना तानाशाह है जो सिटाडेल नाम के एक विशाल किले पर राज करता है। डिमेंटस उस वॉर बॉय से किसी संपन्न और पानी वाली जगह के बारे में पूछता है और वॉर बॉय समझता है कि ये सिटाडेल की बात कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें सीधे सिटाडेल ले आता है। जैसे ही डिमेंटस का काफिला सिटाडेल पहुंचता है, वहां नीचे रहने वाले हजारों गरीब और लाचार गुलाम डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। डिमेंटस सिटाडेल के राजा इमोर्टन जो से मिलने की मांग करता है और धमकी देता है कि अगर रास्ता नहीं दिया तो वो सबको गाजर मूली की तरह काट देगा, लेकिन अगर वे उसकी बात मानेंगे तो वो उन्हें दौलत देगा। तभी पहाड़ों के ऊपर बने पुल पर इमोर्टन जो अपने भयानक रूप और मास्क के साथ आता है। जो का कमांडर डिमेंटस से कहता है कि बातचीत आगे बढ़ाने के लिए वो उनके किसी भी एक वॉर बॉय को चुन ले। इसके बाद डिमेंटस का आदमी एक लड़के को चुनता है और वो वॉर बॉय अपने दांतों पर चांदी का पेंट मलता है और इमोर्टन जो के नाम का नारा लगाते हुए सीधे पुल से नीचे कूद जाता है। वो तारों के सहारे सरकते हुए नीचे आता है और खुद को एक बम के धमाके में उड़ा लेता है। जो का कमांडर हंसते हुए कहता है कि हमारे यहाँ का हर एक बच्चा इमोर्टन जो के लिए हंसते हंसते जान देने को तैयार है। इसके बाद इमोर्टन जो के इशारे पर वॉर बॉयज डिमेंटस के गैंग पर एक तरफा हमला बोल देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलती हैं, डिमेंटस के कई आदमी मारे जाते हैं और उनकी गाड़ियां छीन ली जाती हैं। इस भगदड़ में फ्यूरियोसा का पिंजरा भी नीचे गिर जाता है और नीचे रहने वाले भूखे गुलाम फ्यूरियोसा और हिस्ट्री मैन को खींच कर ले जाने लगते हैं। डिमेंटस एन वक्त पर वहां पहुंचता है और फ्यूरियोसा को उनके चंगुल से छुड़ाकर वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद डिमेंटस एक नई साजिश रचता है। वो अपने कबीले के साथ गैस टाउन की तरफ बढ़ता है जो इस रेगिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा किला है जहां से पूरे इलाके को तेल और ईंधन मिलता है। वे गैस टाउन से निकलने वाले एक बड़े सरकारी ट्रक के काफिले को रास्ते में घेर लेते हैं और उसके सभी गार्ड्स को बेरहमी से मार डालते हैं। इसके बाद डिमेंटस के कुछ गुंडे वॉर बॉयज के कपड़े पहनकर उस ट्रक को वापस गैस टाउन की तरफ ले जाते हैं और उनके पीछे डिमेंटस और उसके बाकी आदमी इस तरह पीछा करते हैं जैसे वे सचमुच उस ट्रक पर हमला कर रहे हैं। जब ये काफिला गैस टाउन के ऊंचे दरवाजों पर पहुंचता है तो वहां के पहरेदारों को कुछ गड़बड़ लगती है और वे दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। इस नाटक को सच साबित करने के लिए डिमेंटस बिना किसी रहम के अपने ही उन गुंडों को गोली मारने लगता है जिन्होंने वॉर बॉयज के कपड़े पहने थे। ये देखकर पहरेदारों को लगता है कि उनके अपने आदमी खतरे में हैं और वे तुरंत गैस टाउन का भारी दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही ट्रक के अंदर छिपे डिमेंटस के बाकी खतरनाक लड़ाके बाहर निकल आते हैं और पहरेदारों को बंधक बना लेते। देखते ही देखते डिमेंटस अपनी पूरी फौज के साथ गैस टाउन के अंदर घुस जाता है और वहां के लीडर को बंदी बनाकर पूरे शहर पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद डिमेंटस गैस टाउन के लीडर की कटी हुई उंगली इमोर्टन जो के पास भिजवाता है, जिसके बाद दोनों बड़े तानाशाहों के बीच एक गुप्त मीटिंग तय होती है। डिमेंटस मीटिंग में गैस टाउन के लीडर को एक अजीबो गरीब मशीन से बांध कर लाता है जो सीधे उसके निपल्स से जुड़ी होती है। वो तड़पता हुआ लीडर अपने भाई इमोर्टन जो से रहम की भीख मांगता है, लेकिन तभी जो के सिपाही हमला कर देते हैं और डिमेंटस गुस्से में उस लीडर को इतनी जोर से खींचता है कि उसके निपल्स शरीर से अलग हो जाते हैं और वो वहीं मर जाता है। डिमेंटस चिल्लाकर कहता है कि उसने पूरे गैस टाउन में बारूद के बम लगा दिए हैं और उनका पासवर्ड सिर्फ उसे पता है। अगर उसे गैस टाउन का नया राजा घोषित नहीं किया गया तो वो पूरे शहर को हवा में उड़ा देगा। लेकिन बातचीत के दौरान इमोर्टन जो की नजर डिमेंटस के पास खड़ी फ्यूरियोसा पर पड़ जाती है। डिमेंटस झूठ बोलता है कि यह उसकी बेटी है, लेकिन फ्यूरियोसा तुरंत चिल्लाकर कहती है कि यह झूठ है, इस दरिंदे ने मेरी माँ को जिंदा जलाया है। अंत में इमोर्टन जो गैस टाउन के बदले डिमेंटस से फ्यूरियोसा
फ्यूरियोसा और उसके एक बेहतरीन मैकेनिक की मांग करता है। डिमेंटस का दिल तो नहीं मानता, लेकिन सत्ता के लालच में वो फ्यूरियोसा को जो के हवाले कर देता है और जाते जाते अपना वो भालू वाला खिलौना वापस ले लेता है। इसके बाद इमोर्टन जो ऐलान करता है कि फ्यूरियोसा बड़ी होकर उसकी नई रानी बनेगी और उसे सिटाडेल के सबसे ऊंचे और सुरक्षित महल में उसकी बाकी रानियों के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ की बाकी औरतें फ्यूरियोसा से बहुत अच्छा बर्ताव करती हैं, लेकिन फ्यूरियोसा को हर दिन यह देखना पड़ता है कि कैसे इमोर्टन जो उन औरतों पर जुल्म करता है। एक दिन जब जो कि एक रानी एक बच्ची को जन्म देती है, तो जो गुस्से में उस औरत को लात मार देता है, क्योंकि उसे सिर्फ स्वस्थ बेटे चाहिए जो उसका साम्राज्य संभाल सके। इसी दौरान जो का एक सन की बेटा लगातार फ्यूरियोसा के बालों को छूकर उसे परेशान करता रहता है, जिससे फ्यूरियोसा को उससे नफरत हो जाती है। अकेले में फ्यूरियोसा अपनी माँ के उस आड़ू के बीज को देखती है और अपने भागने का प्लान बनाती है। वो चुपके से अपने लंबे बालों को काटना शुरू करती है और मोम की मदद से एक नकली बालों की विग तैयार करती है ताकि किसी को शक न हो। आखिरकार एक रात जो का वो बेटा फ्यूरियोसा को अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो फ्यूरियोसा के बालों को पकड़ता है, फ्यूरियोसा झटका देकर भागती है और उसके हाथ में सिर्फ वो नकली विग रह जाती है। फ्यूरियोसा महल की खिड़की से नीचे बने विशाल पुल के पाइपों के बीच जाकर छिप जाती है। वो लड़का उसे ढूंढते हुए नीचे आता है, लेकिन तभी उसका दूसरा भाई वहाँ पहुँच जाता है। अपने पिता इमोर्टन जो के गुस्से से बचने के लिए वे दोनों उस नकली विग को नीचे खाई में फेंक देते हैं और यह सोचकर वहाँ से चले जाते हैं कि लड़की नीचे गिरकर मर चुकी है। लेकिन फ्यूरियोसा मरी नहीं थी। वो अपने बाल छोटे करके एक लड़के का हुलिया बना लेती है और पूरी तरह गूंगी बनने का नाटक करती है ताकि कोई उसकी आवाज से उसे पहचान न पाए। वो सिटाडेल के निचले हिस्से में गाड़ियों के कचरे को उठाने वाले क्रेन और मैकेनिकों के ग्रुप में शामिल हो जाती है। फ्यूरियोसा बचपन से ही कूदने, दौड़ने और मशीनों को ठीक करने में इतनी माहिर थी कि जल्द ही वो वहाँ के सबसे सीनियर मैकेनिकों की नजर में आ जाती है। इसी तरह देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं। फ्यूरियोसा अब एक जवान और बेहद चालाक सिपाही बन चुकी है, जिसने आज तक किसी को अपने लड़की होने का शक नहीं होने। एक दिन सिटाडेल के मैकेनिकों को एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली बख्तरबंद ट्रक यानी वॉर रिग बनाने का काम सौंपा जाता है, जिसके आगे एक बहुत बड़ा और जानलेवा कंक्रीट तोड़ने वाला कट्टर बॉमी नॉकर लगाया जाता है। इस विशाल ट्रक को चलाने की जिम्मेदारी मिलती है प्रिटोरियन जैक को, जो इस रेगिस्तान की सड़कों पर सबसे कामयाब और जांबाज ड्राइवर माना जाता है। जब यह ट्रक अपने पहले सफर पर निकलता है तो फ्यूरियोसा भी चुपके से एक मैकेनिक के रूप में उस ट्रक के नीचे छिपकर बैठ जाती है। रास्ते में अचानक डिमेंटस के पुराने बाकी गुंडों का एक बहुत बड़ा गैंग उन पर हमला कर देता है। ये गुंडे बाइकों पर पैराशूट बांधकर आसमान से उड़ते हुए ट्रक पर हमला करते हैं। ट्रक की सुरक्षा में लगे वॉर बॉयज एक एक करके मारे जाने लगते हैं और कुछ तो इमोर्टन जो के नाम पर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जैक बिना रुके ट्रक को दौड़ाता रहता है। इसी लड़ाई के दौरान फ्यूरियोसा ट्रक के नीचे लटकी होती है और ऊपर से गिरने वाले एक बम से बाल बाल बचती है। जब उनका मुख्य मैकेनिक मारा जाता है तो फ्यूरियोसा कमान संभालती है और चलते हुए ट्रक के नीचे मशीनरी को ठीक करने लगती है। दुश्मन ट्रक के नीचे डायनामाइट का बम लगा देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा लात मारकर उस गुंडे को गिरा देती है और बम को निष्क्रिय कर देती है। उसकी इस बहादुरी की वजह से जैक को गाड़ी की पूरी पावर मिल जाती है और वो ट्रक की रफ्तार बढ़ाकर आधे दुश्मनों को सड़क पर कुचल देता है। तभी एक गाड़ी के धमाके से फ्यूरियोसा का टोप उड़ जाता है और उसके लंबे बाल बाहर आ जाते हैं। जैक पहली बार देखता है कि जिसे वो लड़का समझ रहा था वो दरअसल एक बेहद खूबसूरत और बहादुर लड़की है। दुश्मन फिर से हमला करते हैं और फ्यूरियोसा एक मैकेनिकल तीर कमान से आसमान में उड़ रहे दुश्मनों को एक एक करके मार गिराती है। आखिरी दुश्मन मरते मरते उनके आखिरी सिपाही को भी मार देता है, जिसके बाद अब उस विशाल ट्रक पर सिर्फ जैक और फ्यूरियोसा अकेले बचते हैं। फ्यूरियोसा तुरंत जैक पर बंदूक तान देती है और गाड़ी रोकने को कहती है। जैक उसे ट्रक से नीचे उतार देता है और ट्रक लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसका दिल पिघल जाता है और वो पैदल वापस फ्यूरियोसा के पास आता है। जैक कहता है कि उसने भी अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया है और वो फ्यूरियोसा की बहादुरी का कायल हो चुका है। वो उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है और वादा करता है कि वो उसे इस सड़क पर जिंदा रहने के सारे तौर तरीके सिखाए। फ्यूरियोसा उसकी बात मान लेती है और उस दिन के बाद से वो दोनों एक अटूट रिश्ता बन जाते हैं। फ्यूरियोसा अब जैक की सबसे भरोसेमंद साथी बनकर हर मिशन पर उसके साथ जाती है। एक दिन जब वे गैस टाउन तेल लेने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डिमेंटस की घटिया लीडरशिप की वजह से पूरा शहर भुखमरी और कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है। डिमेंटस वहां फ्यूरियोसा को देखता है, लेकिन 15 साल बीत जाने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। डिमेंटस तीनों किलों के मालिकों की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाने की मांग करता है। जैसे ही जैक और फ्यूरियोसा वहां से निकलने लगते हैं, गैस टाउन की भूखी जनता बगावत कर देती है और उन पर हमला कर देती है। फ्यूरियोसा घायल होने के बावजूद गाड़ी का स्टीयरिंग संभालती है और जैक अंधाधुंध फायरिंग करके रास्ता साफ करता है। वे किसी तरह गेट पार कर लेते हैं, लेकिन इस लड़ाई में फ्यूरियोसा के कंधे पर एक गहरी छुरी लग जाती है। सिटाडेल वापस आकर जैक बहुत ही प्यार और कोमलता से फ्यूरियोसा के जख्म पर टांके लगाता है। वहाँ वे दोनों अपनी जिंदगी के दर्द बांटते हैं। जैक बताता है कि कैसे उसके माता पिता मारे गए थे और फ्यूरियोसा उसे अपनी बाह पर बना वो नक्शा और अपनी माँ का वो आड़ू का बीज दिखाती है। वो
जैक से कहती है कि क्या वो उसके साथ उसके असली घर चलेगा। जैक मुस्कुराकर हाँ कह देता है। अगले दिन वे दोनों इमोर्टन जो के आदेश पर भारी मात्रा में बारूद और हथियार लाने के लिए बुलेट फार्म की तरफ निकलते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डिमेंटस और उसके खूंखार गुंडों ने पहले ही बुलेट फार्म पर कब्जा कर लिया है और वे उनका इंतजार कर रहे हैं। जैक खतरा देखते ही फ्यूरियोसा को गाड़ी पीछे मोड़ने का इशारा करता है। फ्यूरियोसा गाड़ी बैक करती है, लेकिन दुश्मन उनके साथ आई दूसरी ट्रक को क्रेन से कुचल देते हैं और उनका मुख्य वॉर रिग वहीं फंस जाता है। जैक अकेले दुश्मनों से घिर जाता है। फ्यूरियोसा गाड़ी से उतरकर वहां के पहरेदार को मारती है और जैक की मदद के लिए स्नाइपर गन तान लेती है। जैक ट्रक को दीवार से टकराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और फ्यूरियोसा को भागने के लिए कहता है, लेकिन खुद साथ आने के बजाय उस सिटाडेल की फौज को बुलाने के लिए आसमान में हरे रंग का धुआं छोड़ देता है और दुश्मनों को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। फ्यूरियोसा पहले तो गाड़ी लेकर अकेले भागने लगती है, लेकिन उसका दिल अपने सबसे अजीज दोस्त को मौत के मुंह में छोड़ने की इजाजत नहीं देती। वो गाड़ी रोकती है और एक स्नाइपर की तरह छिपकर डिमेंटस के गुंडों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। उसकी एक गोली डिमेंटस के चेहरे को छूकर निकलती है। जैक और फ्यूरियोसा मिलकर बुलेट फार्म की ऊंची मीनारों को ट्रक से गिरा देते हैं, जिससे पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो जाता है। फ्यूरियोसा एक गाड़ी पर जैक को बैठाती है और वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन डिमेंटस इस तबाही से बच जाता है। वो गुस्से में पागल होकर अपनी मॉन्स्टर ट्रक्स के साथ उनका पीछा करता है। जल्द ही डिमेंटस का ट्रक फ्यूरियोसा की गाड़ी के बिल्कुल बगल में आ जाता है। डिमेंटस अपने मॉन्स्टर ट्रक से फ्यूरियोसा एक जोरदार टक्कर मारता है और फ्यूरियोसा की वो बांह जिस पर उसके घर का नक्शा बना था, दोनों गाड़ियों के बीच में आकर पूरी तरह कुचल जाती है। उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट होता है और वे दोनों पकड़े जाते हैं। डिमेंटस जैक को एक गाड़ी के पीछे जंजीर से बांध देता है और जो उसे पथरीली जमीन पर तब तक घसीटती है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। फ्यूरियोसा को एक ऊंचे क्रेन से उसकी उसी कटी फटी बांह के सहारे लटका दिया जाता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो अपने प्यार, अपने इकलौते दोस्त जैक को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखे। रात भर डिमेंटस के गुंडे धूल का बवंडर उड़ाते हुए चक्कर काटते रहते हैं। कुछ घंटों बाद जब डिमेंटस बोर हो जाता है और फ्यूरियोसा के पास जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फ्यूरियोसा ने अपनी जान बचाने और बदला लेने के लिए अपने ही उस कुचले हुए हाथ को चाकू से काट दिया था और उस धूल के गुबार का फायदा उठाकर वहां से गायब हो चुकी। जाते जाते उसने डिमेंटस के ट्रक की भारी जंजीर को उसके पहिए से बांध दिया था, जिससे जैसे ही डिमेंटस गाड़ी स्टार्ट करता है उसका पहिया टूटकर अलग हो जाता है। फ्यूरियोसा एक हाथ गंवाने के बाद बिना पानी के उस तपते हुए रेगिस्तान चलती रहती और आखिरकार बेहोश होकर रेत पर गिर जाती। और जब फ्यूरियोसा को होश आता है तो वह खुद को एक गरीब बुद्धि के घर में पाती है जो कि इंसानों की मांस और उनके ऊपर के कीड़ों को खाकर जिंदा रहती है। फ्यूरियोसा को होश आता है। वो दर्द की परवाह किए बिना सीधे राजा इमोर्टन जो के सामने पहुंचती है। अब उसका नाम सिर्फ फ्यूरियोसा नहीं बल्कि जैक की याद में प्रिटोरियन फ्यूरियोसा बन चुका है। वो जो को बताती है कि डिमेंटस जानबूझकर गैस्टाउन को आग लगा रहा है ताकि जो अपनी पूरी फौज लेकर वहां जाए और पीछे से डिमेंटस सिटाडेल पर कब्जा कर ले। जो कहता है कि हम ऐसा ही करेंगे जैसे उन्हें लगेगा कि हम जाल में फंस चुके हैं और इस जानकारी के बदले में डिमेंटस को मुझे सौंप देना। जो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद पूरे 40 दिनों तक उस रेगिस्तान में सिनेमा इतिहास का सबसे खूंखार और भयानक युद्ध चलता है, जिसमें जो के वॉर बॉयज और डिमेंटस के गुंडे एक दूसरे को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। इस दौरान फ्यूरियोसा अपने कटे हुए हाथ की जगह एक लोहे का मैकेनिकल हाथ बनाती है, अपने सिर के सारे बाल मूंड लेती है और प्रतिशोध की देवी बन जाती है। वो सिटाडेल के गैरेज से जो के बेटों की एक तेज रफ्तार कार चुराती है और अकेले उस कार को लेकर डिमेंटस का शिकार करने निकलती है। वो रास्ते में डिमेंटस के बचे कुचे सिपाहियों को अपनी स्नाइपर से उड़ा देती है। इसके बाद डिमेंटस अपने साथियों को अलग अलग दिशा में भेज देता है ताकि फ्यूरियोसा उसे ढूंढ ना सके। फ्यूरियोसा एक गाड़ी का पीछा करती है जिसमें डिमेंटस का लाल लबादा पहने एक आदमी बैठा होता है, लेकिन जब वो उसे टक्कर मारती है तो पता चलता है कि ये डिमेंटस नहीं बल्कि उसका एक सिपाही है। तभी उसके सामने एक रेतीला दलदल आ जाता है और वह बूढ़ा आदमी उस दलदल में फंसकर मर जाता है जिसे चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। फ्यूरियोसा समझ जाती है कि डिमेंटस भेष बदलकर भाग रहा है। इधर डिमेंटस के सामने रेगिस्तानी तूफान आ जाता है और वह सीधा उसके अंदर घुस जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम डिमेंटस को देखते हैं जो कि अपने बाइक के सहारे शिट बनाकर सो रहा होता है। जब उसकी आंख खुलती है और वह पानी पीने के लिए अपना बोतल उठता है तो उसके अंदर एक भी बूंद पानी नहीं होता। जब वह बोतल को अच्छे से चेक करता है तब उसका बोतल पीछे से कटा था, जिसके बाद डिमेंटस अपने बंदूक उठाकर बाहर निकलता है और वह अभी भी रेत के तूफान के अंदर ही था, जहां वह देखता है कि उसके बाइक का अगला पहिया किसी ने खोल लिया है। डिमेंटस बोलता है कि अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया था तो मुझे मारा क्यों नहीं। तभी उसके पीछे हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो कि उससे दूर खड़ी, लेकिन डिमेंटस उसे पहचान नहीं पाता और जब डिमेंटस फ्यूरियोसा पर गोली चलाता है तो उसके बंदूक में गोली ही नहीं था। इसके बाद डिमेंटस वहां से भागने लगता है, लेकिन फ्यूरियोसा अपने कार से उसका पीछा करती है। डिमेंटस देखता है कि कार पास आ गया है तो वह रुक जाता है। तभी फ्यूरियोसा भी अपनी कार रोक लेती है और जब डिमेंटस उसके कार की तरफ बढ़ता है तो फ्यूरियोसा अपनी कार पीछे करने लगती है। कुछ देर ऐसा ही चलता है। इसके बाद डिमेंटस
डिमेंटस पूरी तरह थककर रेत पर घुटनों के बल बैठ जाता है। फ्यूरियोसा कार से उतरती है। उसने वही डिमेंटस का लाल लबादा पहन रखा है। डिमेंटस उसे देखकर भी नहीं पहचान पाता। वो समझता है कि यह प्रिटोरियन जैक की कोई साथी है जो बदला लेने आई है। वो फ्यूरियोसा पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियोसा अपने लोहे के हाथ से उसका वार रोकती है और उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। जब डिमेंटस की आंख खुलती है तो वो भारी जंजीरों में जकड़ा होता है। फ्यूरियोसा उसे याद दिलाती है कि 15 साल पहले उसने कैसे उसकी मां को तड़पाया था और उसका बचपन छीना। डिमेंटस हंसते हुए कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को मारा है कि उसे याद भी नहीं कि इसकी मां कौन थी। वो फ्यूरियोसा को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे मारकर भी अपना दर्द कम नहीं कर पाओगी, हम दोनों एक ही जैसे दरिंदे हैं। तभी फ्यूरियोसा अपना मैकेनिकल हाथ चालू करती है, जंजीरें काटती है और डिमेंटस के पास से वो भालू वाला खिलौना हमेशा के लिए वापस ले लेती है। अब डिमेंटस की मौत को लेकर इतिहास में कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूरियोसा ने उसके सिर में गोली मार दी थी। कुछ कहते हैं कि उसने डिमेंटस को अपनी कार के पीछे बांधकर तब तक घसीटा जब तक उसकी हड्डियां नहीं बिखर गईं। लेकिन असली सच बहुत ही खौफनाक था। फ्यूरियोसा डिमेंटस को जान से नहीं मार, वो उसे चुपके से सिटाडेल के अंदर एक गुप्त तहखाने में ले जाती है और उसकी जिंदा देह को एक गमले की तरह इस्तेमाल करती है। वो डिमेंटस के पेट के अंदर अपनी माँ का वो आड़ू का बीज बो देती है। डिमेंटस का जिंदा शरीर उस बीज के लिए खाद और न्यूट्रिएंट्स का काम करता है और धीरे धीरे उसके शरीर को चीरते हुए एक खूबसूरत हरा भरा आड़ू का पेड़ बड़ा हो जाता है। जब उस पेड़ पर पहला लाल और मीठा आड़ू उगता है तो फ्यूरियोसा उसे तोड़ती है और सीधे इमोर्टन जो के महल में जाती है। वो जो कि उन लाचार रानियों को वो फल देती है और उन्हें चुपके से एक बड़े ट्रक में बैठाकर सिटाडेल से आजाद करने के लिए निकल पड़ती है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए नीचे कमेंट करें पार्ट 2। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल मूवी यूनिवर्स को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि फ्यूरियोसा का ये खूंखार रूप आपको कैसा लगा।